हेलो एवरीवन, सीआरएसओ की तरफ से आपके लिए न्यू अपडेट है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि हम एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है या दोनों कर सकते हैं, तो सीआरएसओ की तरफ से जवाब आया कि आप एक यूनिट में से दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके 2 क्वेश्चन काउंट होने वाले हैं। जैसे आपको पूरे कंप्लीट 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उसमें से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन आप यूनिट 1 के भी कर सकते हैं उनमें, या फिर आपको यूनिट 2 के आपको 2 पूरे क्वेश्चन आते हैं, दोनों आते हैं, तो वो कर सकते हैं। आप कोई भी मतलब अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए न्यू अपडेट है। और बच्चों के आपके जो बार बार मैसेज आ रहा है कि आप अच्छे से बैठे नहीं हो, या फिर आपकी आंसर सीट नहीं दिख रही, या फिर आपको तुरंत आपको मैसेज किया जाता है कि 360 पे आपको कैमरा घुमाया जाए, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वो लगता है कि आपके पास कोई भी है, तो वो क्या करता है, आपको मैसेज करता है 360 डिग्री पर आप कैमरा रोटेट करें। जैसे आपको अगर आप कैमरा रोटेट नहीं करोगे तो आपकी क्या है, यूएमसी बन जाएगी। अगर आप अच्छे से नहीं बैठोगे, मतलब आपकी वार्निंग आएगी, एक वार्निंग तो जरूर आएगी कि आप अच्छे से नहीं बैठे, आपके आंसर सीट नहीं दिखाई दे रही है और ना ही आपका मिरर अच्छी तरह से एडजस्ट है। तो मे बी अगर आए तो आपका जो यूएमसी वह नहीं बनी है, सिर्फ वार्निंग दी गई है। लेकिन हैव रजिस्टर्ड आपकी आ जाए तो आपकी यूएमसी बन गई है। तो आप अच्छे से प्रॉपरली बैठ के अच्छे से अपना कैमरा वगैरह करो। कोई भी ये बोले कि आपको कैमरा रोटेट करना है तो रोटेट तभी ही करके दिखाए, नहीं तो आपकी यूएमसी बन जाएगी। अब देख लेते हैं सीआरएसओ ने इस वीडियो में क्या कहा है, तो देख लेते हैं। सर, और क्या बच्चों को आश्वासन दिया आपने, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया? ऐसा है, बच्चों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उनके यूएमसी रजिस्टर्ड हुए हैं, वो उनको हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये बच्चे हमारे अपने हैं, और बिल्कुल हम ये अश्योर करेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह भी कोई नाजायज़ कार्रवाई ना हो। अगर किसी बच्चे का लगता है कि उसका गलती से यूएमसी बना है, कहीं कोई भी गलती या कहीं कोई भी शंका आती है, तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाएगा, उसकी यूएमसी रिमूव कर दी जाएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उसके नकल करने के पुख्ता सबूत पाए जाते हैं, तो उन केसेस पर तो जो हमारे रूल्स के अंदर जो उसकी पनिशमेंट है, जो वो उसको दी जाएगी। लेकिन कहीं भी थोड़ी सी भी शंका होती है कि इसमें बच्चे की गलती नहीं है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाएगा। तो सर, डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए थे और टोटल कितने यूएमसी बने सर ऑनलाइन? अभी जो बात कर रहे हैं वो 3rd और 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है पीछे, उसमें करीब आप ये मान लो कि 12,000 बच्चे ऑनलाइन अपीयर हुए थे, और उसमें से 800 बच्चों पे यूएमसी रजिस्टर्ड हुई। टोटल 23 हुआ, कुछ बता रहे हैं? नहीं, अभी 1st सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो अभी रिजल्ट आने के बाद उसमें 800 में 1st सेमेस्टर के बच्चे भी हैं जिन पे यूएमसी रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन टोटल 23,000 बच्चे थे, 1st सेमेस्टर का अभी रिजल्ट बाकी है, और अभी जो रिजल्ट आया है वो 15,000 बच्चों का आया है। तो इसमें अगर छोटे मोटे बच्चे का इंटरनेट की वजह से कोई यूएमसी बन गया 2-4 मिनट के लिए, तो वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा होता है कि बच्चे ने नकल कर रखी है, तो वो जो रूल्स में जो हमारे पनिशमेंट के रूल है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पीडीएफ अपलोड करने में एरर आ रहा था सर? नहीं, ऐसा है जी, देखो हमने बच्चों को 2 तरह के ऑप्शन दिए हैं शीट अपलोड करने के लिए। एक बच्चा पेज वाइज कर सकता है, 1 से 40 पेज तक का ऑप्शन होता है, एक पेज करके उनकी जेपीजी अपलोड कर सकता है। और जो बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता तो उसको पूरी शीट का पीडीएफ बना के भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो अब जो बच्चे ये कहते हैं कि मैंने 10 पेज अपलोड कर दिए, 15 पेज अपलोड कर दिए, अब देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चा घर बैठ के पेपर दे रहा है, ये कौन अश्योर करेगा कि उसने कितने पेज लिखे? अगर उसके 10 पेज अपलोड हो गए, उसको हमने 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है अपलोड करने के लिए, 10 पेज अपलोड हो गए, 15 पेज अपलोड हो गए, 20 पेज अपलोड हो गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी आंसर शीट अपलोड नहीं हुई। रही बात 1 से 2% बच्चे जो अपीयर होते हैं रोज, उनका इश्यू आता है कि 1 से 2% बच्चों की शीट अपलोड नहीं होती। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये बच्चों के एंड पे है, उनका हार्डवेयर और इंटरनेट का इश्यू होता है, तो उनकी वजह से। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिस सॉफ्टवेयर से हमारा विश्वविद्यालय एग्जाम करा रहा है, उसका ये जो रेशियो है, ये सारे जो दूसरे हो रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उनमें सबसे कम है। सर, जो यूएमसी कंफर्मेशन है वो रिजल्ट आने के बाद हुई है, साथ के साथ हो जाती है जो इस प्रोसेस में? नहीं, इसमें 2-3 तरीके से यूएमसी बनता है। एक तो साथ के साथ बच्चे को मैसेज चला जाता है कि उसका यूएमसी बन गया, कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी होती है, या वो कंटिन्यूस लॉग आउट करता है, या ये भी होता है कि वो मल्टीपल डिवाइस पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ये भी करते हैं, कुछ बच्चों को ये होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों को अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं।
अब वो क्या हो रहा है, उसने यहाँ चला रखी दूसरी जगह से कोई शीट अपलोड कर रहा है या दूसरी जगह से शरारत करके लॉग इन कर रहा है, तो वो भी यूएमसी बन जाता है। ये तो हो गया जो मैसेज आता है। उसके बाद हमारी टीम वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है उनको देखती है, उसमें किसी में रैंडमली सैंपल चूज करके देखे जाते हैं, कहीं कोई शंका पाई जाती है तो उस पर यूएमसी रजिस्टर होता है। तीसरा, जब शीट्स चेक होने जाती हैं तो अब ये देखा जाता है कि एक ही शीट पे मल्टीपल हैंडराइटिंग है। जो बच्चे कह रहे हैं कि उसकी हैंडराइटिंग 3 घंटे लिखता है, डिफरेंस हो जाती है वो, लेकिन उसका फ्लो एक ही रहता है। लेकिन ये नहीं होता कि पहला क्वेश्चन किसी और हैंडराइटिंग में है, दूसरा क्वेश्चन फिर और हैंडराइटिंग में है, तीसरा क्वेश्चन फिर और हैंडराइटिंग में। तो ऐसे केसेस के यूएमसी बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग हैंडराइटिंग में, कंटिन्यूस फ्लो वाले में नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो उन बच्चों पे यूएमसी बनता है। उसके बाद भी यूएमसी के केसेस पे डिसीजन लेने के लिए एक कमेटी बनती है। वो कमेटी जिन बच्चों पे यूएमसी रजिस्टर होता है सबको मौका दिया जाता है कि वो आगे अपनी बात कहे और उसको दिखाया जाता है भाई ये चीजें हैं। उसके पास अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर है बच्चे के पास तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। अगर वो डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि इसने नकल की है या नकल करने की कोशिश की है, तो उस पर जो हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है। तो सर आपके पास जैसे आप कौन लेना तो उचित नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं उस सॉफ्टवेयर 3-4 चीजों पे काम करता है। ओबीएस सॉफ्टवेयर है, एक मशीन है, एआई टेक्निक, हाँ आईटी टूल है एक। उसमें क्या होता है, बच्चे का कंटिन्यूसली लॉग ऑफ हो रहा है, तो कंटिन्यूस लॉग हो रहा है कि टाइम फ्रेम 2-3 मिनट का लगा होता है उस पर, उसके बेसिस पे मान लो वो 2-3 बार से ज्यादा लॉग आउट हो गया तो केस बन जाता है। वो ऑलरेडी एक डिवाइस पे लॉग इन है, दूसरे डिवाइस पे लॉग इन की कोशिश करता है तो पता लग जाता है कि ही इज ट्राइंग टू लॉग इन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, तो उसके बेसिस पे कोर्स बनता है। जो कैमरा है चल रहा है, बच्चा उस कैमरे से हटके चला गया, उठ के चला गया और काफी देर तक वापस नहीं आया, या उस कैमरे के सामने बहुत सी अनड्यू मूवमेंट्स हैं और लोग मूव कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में यूएमसी बनता है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन प्रोसेस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका जैसे जैसे हमें पता चलता है कि बच्चे किस तरह से नकल करने की, अभी पीछे क्या हुआ कि कुछ यूट्यूब पे वीडियो आए, उसमें बच्चों को बीएड के बच्चों को वो नकल करने के तरीके सिखा रहे हैं। ऐसे तत्व हैं, चलो वो हम बच्चों के खिलाफ यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी देखो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, हमारा काम है अगर हम उनके जाल में फंस गए तो उनके साथ उलझ के रह जाएंगे। हमारा काम है कि हम नकल रोकने के कैसे स्टेप उठाएं, तो हम उसमें ऐसा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वो मूवमेंट्स कैसे हो रही है, हमने बच्चों को एक ये चीज बताई कि आपको एक साइज का शीशा लगाना है ताकि जो पीछे मूवमेंट हो रही है उनको स्टिक किया जाए। अब बच्चों का उसमें 2 तरह के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं कि शीशा बहुत महंगा है, हमने मार्केट में उस शीशे की कीमत पता की, आप लोग भी कर लीजिए, इट इज रेंजिंग बिटवीन 800 to 1200। और मोस्टली जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम किया है वो जहां जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उससे दूर के छात्र हैं, तो अगर वो ऑफलाइन पेपर देने जाते हैं तो वहां उनको एज ए पीजी रहना पड़ता है 20 दिन, तो ये तो बहुत माइनर कॉस्ट है। सेकंड बात ये हो सकती है कि कहीं किसी गांव में इस साइज का शीशा अवेलेबल ना हो, ये बातें हो। तो उसके लिए 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि हमारा मकसद कोई शीशे का साइज नहीं है, हमारा मकसद है मैल प्रैक्टिस को रोकना। तो अगर हम उसमें बेसिकली क्या विजिबिलिटी चाहिए कि बच्चे के सिर और उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे ये टांगों का हिस्सा जो कुर्सी के नीचे खाली जगह है, यहाँ वो कवर हो शीशे में थोड़ा सा लेफ्ट राइट, तो वो छोटे छोटे 2-3 शीशे जो हमारे पे घर पे मिरर होते हैं ना, जो वॉश बेसिन पे लगा होता है, वो अगर वो 4 शीशे लगा भी लेता है जिसकी कीमत 200 रुपया होती है, तो उससे भी वो काम चल सकता है। लेकिन हम किसी भी तरह से बच्चा, हमारा मकसद ये है कि बच्चे नकल रुके, नकल कम से कम हो, ठीक है। हमारा कोई किसी भी बच्चे पे कोई नाजायज उस पर प्रेशर डालने का नहीं है, बच्चा फ्री होकर पेपर दे, लेकिन कुछ चीजों को वो श्योर करे कि जहां वो बैठ के पेपर दे रहा है वहां पे अनड्यू मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और लोग नहीं आने चाहिए, उसको इतना 3 घंटे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे उदाहरण आते हैं कि लड़कियां बहुत है बीएड में, वो कह रहे हैं कि मैं अभी न्यूली मदर हूं, मुझे बेबी फीड करना है तो मुझे टाइम दिया जाए। तो क्या अगर बच्चा वो ऑफलाइन पेपर देने जाता है तो क्या उसको मदर फीड करने के लिए बीच में टाइम दिया जाता है? तो ये चीजें तो हम कैसे श्योर कर सकते हैं वो क्या कह रहा है, किसी घर बैठा बच्चा पेपर दे रहा है
तो उसको 3 घंटे का, जो 3 घंटे का पेपर है उसके लिए 3 घंटे, जो 1.5 घंटे का पेपर है उसको 1.5 घंटे, वो समय तो उसको निकालना होगा। तो सर डेडिकेटेड कितने बच्चे अपील हो रहे हैं बीएड में, और ये जो मेथड आप कह रहे हैं, मेरा जो मेथड है, आने वाले जो परीक्षाएं हैं बाकी की, उनमें भी अडॉप्ट किया जाएगा? ऑनलाइन, अगर ऐसा है ऑनलाइन एग्जाम आगे होते हैं, पहले तो ये है कि ऑनलाइन एग्जाम एक टेम्परेरी प्रोविजन है, कोरोना की पोजीशन थी और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे ऐसी कोई पोजीशन ना आए कोरोना की, और आगे हम ऑनलाइन एग्जाम पे हमें जाना ही ना पड़े, हम ट्रेडिशनल जो हमारे ऑफलाइन एग्जाम है उस पे करें। क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो डेडिकेटेड सेंटर पे तो सक्सेसफुल है। मान लो कोई डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब को हमने सेंटर बना दिया, वहां एक जगह वहां बच्चे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन घर पे बैठे एग्जाम के लिए इट इज वेरी टफ टू मैनेज दैट टाइप ऑफ एग्जाम। तो इसके लिए ये टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमने कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से करना पड़ा, और भगवान से प्रार्थना यही है कि आगे इसकी कोई और वेव ना आए और हम अपना बकायदा ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन, और उसमें हम आगे, ताकि लेकिन साथ के साथ हमें इसको आगे के लिए तैयार होना है हमें, कि ऐसी कोई पैराडेमिक दोबारा आ जाती है, आईटी टूल्स का यूज तो बढ़ेगा। तो कुछ पोर्शन हम सिलेबस में आगे आने वाले में, जैसे कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि एटलीस्ट मिनिमम 20% सब सिलेबस आप ऑनलाइन चूज करो, तो उसका कुछ सिलेबस इस तरह से हो कि ऑनलाइन एग्जाम डेडिकेटेड सेंटर्स पे हो सके, कि कंप्यूटर लैब्स में, तो वो भी होने वाला है। ये सारी तैयारियां चल रही है। सर अभी जब बाहर थे तो अनुपम भाटिया सर ने बच्चों पर ऐसा कुछ है सर जिसमें ये भी नहीं, हम देखो, ना तो अनुपम भाटिया जी ने ऐसा कोई स्पेसिफिक आरोप लगाया है और ना ऐसी कोई बात है। कोई भी छात्र संगठन जो होता है वो किसी भी, मैं ये मानता हूँ किसी भी तरीके का टाइप का वो छात्र संगठन है, वो नकल को प्रमोशन के लिए काम नहीं कर सकता। वो ना नकल करने वालों के साथ है और ना कभी होगा। और मैं इतना आपको विश्वास देता हूँ, इन्हीं छात्र संगठनों के बच्चे जो हैं वो हमें आगे बताते हैं कि नकल कैसे चल रही है और उसको कैसे रोकना है। ये नकल रोकने में हमारी सहायता कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। लेकिन कुछ ये जो डाउट पैदा हुआ, होता कैसे है कि कुछ लोग अनर्गल बातें करते हैं कि किसी भी संगठन का नाम लेके कहते हैं कि वो कर रहा है, वो गलत है। वो सिर्फ झूठे आरोप कोई लगा दे किसी वीडियो पे, किसी पे भी, उसकी सत्यता स्थापित नहीं होती है। और मेरा ये विश्वास है कोई भी छात्र संगठन किसी भी तरह किसी भी नकल कराने वाले के साथ नहीं जुड़ा हुआ सर। तो उसके लिए ऐसा था, ऑफलाइन का ऑप्शन हमने इसलिए दिया था, हमने बच्चों को पहले बताया था भाई जिनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है तो वो आकर ऑफलाइन एग्जाम दें। तो अब बच्चे को जब पहले बता दिया, एक बार तो हम ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं और किसी बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए तो ऑफलाइन का ऑप्शन दिया है। अब इंटरनेट है नहीं, मैं ऑनलाइन एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैसे काम जाऊंगा? गाइडलाइन पे भी सवाल उठा रहे थे कि हमको पहले गाइडलाइंस नहीं बताई। सारी गाइडलाइंस उनको पहले बताई गई हैं और आज भी जिस डेट में उनको बता दी गई थी वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। इवन जब वो ऑनलाइन एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब वो गाइडलाइन पे एक अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं इन गाइडलाइंस को मानता हूं और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैं अपने आप अरेंज करूंगा। कोई गाइडलाइंस बाद में नहीं बताएगी। जो बात हो रही है वो गाइडलाइंस की जो बाद में जारी की गई है, वो हमें कुछ पता चला, कुछ ऐसा होता है डेटेरेंट की तरह हमें गाइडलाइंस जारी करनी पड़ती है। हमें पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं अपने भाई बहनों से आंसर लिखवा रहे हैं शीट पे, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक ही शीट पे लिखते हैं, फ्रंट पेज बदलते हैं और कई बच्चे उसको अपलोड कर रहे हैं। तो हमने 2-3 गाइडलाइंस बनाई। एक तो एक रूम में एक ही बच्चा पेपर देगा क्योंकि मूवमेंट ज्यादा हो रही है। दूसरा कि भाई अगर कोई बच्चा पकड़ा गया और उसके मल्टीपल हैंड राइटिंग हुई, देखो वो तो स्वाभाविक है कि बच्चे ने खुद लिखना है, इसमें पहले गाइडलाइंस जारी करने के पहले थोड़ा हमने ये गाइडलाइन लिखते कि भाई तुम्हारी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। वो जब हमारे पास रिपोर्ट आई, हमने बच्चों को सावधान करने के लिए भाई ऐसा काम ना करो जिससे आप लोगों को तकलीफ हो और नकल को बढ़ावा मिले, तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास ऐसी कंप्लेंट है तो अगर आप अलग अलग हैंड राइटिंग होगी या एक ही हैंड राइटिंग की कई बच्चों ने कॉपी अपलोड कर रखी हुई और वो पकड़ में आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो उनको एक सावधान करने के लिए बच्चों को बताया गया। थैंक यू।